नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो ये बिहार एग्ज़ाम जो हुआ है उसका पेपर देखेंगे। ये बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें पता जो पेपर आया था मतलब अच्छा पेपर था। हिंदी का पेपर तो मैं नहीं मान सकती, इतना टफ था। अच्छा पेपर दिया था हिंदी वाला। लेकिन जिनका जीएस वाला पोर्शन अगर सही हुआ है तो मतलब उम्मीद रख सकते हैं कि हो जाएगा। मतलब इतना टफ पेपर नहीं आया था, जैसा एक होना चाहिए एवरेज पेपर था, ठीक हिंदी वाला तो। और जीएस का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी करी थी, कैसे है क्या है। लेकिन मैंने जो आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, तो ये भी ना बस केवल हिंदी के क्वेश्चन इसमें कराऊंगी। जीएस वाला पोर्शन मैंने इसमें नहीं ऐड कराया है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो इन्हें ज़रूर देखना है एक बार। क्योंकि देखो, मैं पहले से ही हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ या आपको समझाती हूँ तो यही चीज़ बताती हूँ कि हिंदी वही है जो 10 साल पहले थी, वही अब है। अब जो क्वेश्चन जिन्होंने सिर्फ टीजीटी के लास्ट ईयर क्वेश्चन देखे होंगे ना, सिर्फ टीजीटी या पीजीटी वाले जो यूपी के थे, वही क्वेश्चन देख के भी अगर पूरे कंप्लीट अच्छे से करे होंगे तब भी पूरी हिंदी उनकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन का तो ये है, जो इसमें आए हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें तो आप 2-4 क्वेश्चन अपना आप लगा देंगे। और बाकी जो है इसमें मुहावरे हैं, वो पूछने के लोकोक्ति और मुहावरे हैं, उनका अर्थ आप समझ के ही दे पाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आगे आपका जैसे ये हमारा इसका एग्जाम आ रहा है ना, टीजीटी पीजीटी वाला, वो पेपर भी ऐसे ही आएगा। लेकिन उसमें भी जीएस वाला पार्ट थोड़ा मतलब टफ आएगा। जैसे थोड़ा सा आपको उसकी भी तैयारी साथ में लेकर करनी पड़ेगी। और उसमें मेन ये भी है कि जो आपका इंग्लिश और हिंदी जो उन्होंने शुरू में दिया ना पार्ट, उसमें पास होना कंपलसरी है, ठीक है। उसमें एक फाउंडेशन ये भी है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें कितने सारे क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 8 से 10 तो मान लो। जो क्वेश्चन मैं अभी प्रैक्टिस सेट करा रही थी उसमें से ही है। क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूँ, हिंदी वही है, हिंदी वही है। क्वेश्चन पेपर सब जगह के देखो जहाँ के मिले हैं, और क्वेश्चन तो जितनी बारीकी से आप समझोगे करोगे वो बहुत फ़ायदा देंगे आपके, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्रबंधु द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम है। अब मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला पहले। अब जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें क्या पूछा जाएगा, मिश्रबंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास ही तो पूछा जाएगा। अगर इसे एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो कितनी बार एग्जाम आए सही होगा ये, ठीक है। तो इसलिए कहती हूँ मैं कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो वो उससे बहुत हेल्प भी मिलेगी तुम्हें। तो द्वारा लिखे जो कितने खंडों में है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 4 खंडों में है। ये कितने खंडों में है? 4 खंडों में है। और किस नाम से है ये? तो ये है इनका मिश्रबंधु विनोद के नाम से। और इसमें मतलब इसका समय भी पूछा गया है। इसका समय भी अच्छे से देख लेना। इसके ये है मतलब पहले तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके 3 भाग थे 1913 में, और चौथा भाग था 1934 में। और इसमें लगभग कितने कवियों का वृत्तांत है वो पूछा गया। 5000 कवियों का वृत्तांत है लगभग इसमें। थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कम करूँगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये थोड़ा शॉर्ट में ही कोशिश करूँगी कि मतलब आप तक ये क्वेश्चन पहुँच जाएँ और अच्छे से समझ लो इन क्वेश्चनों को। प्रैक्टिस सेट में और भी आगे कराऊँगी आपको। आदिकाल पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जो आदिकालीन पृथ्वीराज रासो है, ये किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। इसके समय देख लेना कितने हैं, 57 खंड है। इसमें क्या कितने खंड है? 57 खंड है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया? मैं हमेशा कहती हूँ रीतिकाल आदिकाल का नामकरण अच्छे से देख लेना। एक ना एक क्वेश्चन प्रति एक एग्जाम में आता है ये। ऐसी तार सप्तक के कभी, अष्टसाप के कभी, ये भी देख लेना, उनसे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और चारण काल कहा था ग्रेयर्सन ने। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है इसमें 1375 से 1700 विक्रम संवत, और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। और ईस्वी वर्ष करने के लिए क्या है, आप 57 वर्ष माइनस कर लेंगे इसमें से, तो ईस्वी वर्ष आ जाते हैं। पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये बहुत बार वैसे भी सुनी होंगी। पंक्ति किसकी हैं? कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले हैं, तो हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना, तो ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तभी मैं आपको ये एग्जाम पेपर करा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि
मैं ऐसे अटपट आपको बता देती तो वो कन्फ्यूजन भी होता, थोड़ा वो भी रहता। तो ये ऑफिशियल आंसर की से ही क्वेश्चन है ये। भक्ति काल के किस कवि के नाम से पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो भक्ति काल के कौन से कवि हैं जिनके नाम के आगे गोस्वामी लगाया जाता है? तो कौन है वो? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और राम भक्त कवि हैं तीनों, ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास, तीनों ही राम भक्त कवि हैं। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है सूल। ये पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और किसकी हैं? भारतीय हिंदू जी की रचना पंक्तियाँ है, भारत भारती से ली गई हैं इनकी पंक्तियाँ हैं। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, प्रेमचंद का उपन्यास है ये गोदान। हल्दी घाटी के रचनाकार है, तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं ये, और ये भारतीय हिंदू युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ध्रुव सामनी नाटक है। और नारी गाथा का महाकाव्यात्मक नाटक भी है इसमें, और नारी के पुनर्लग्न की समस्या को इसमें उठाया गया है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कौन सा है जिसमें सूर कबीर तुलसी जी पैदा हुए? तो जिस युग में थे तो वो कौन से हैं? वो है भक्ति काल। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? मैंने कहा था रामचरितमानस से एक क्वेश्चन बनता है, इसे बारीकी से सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और सुंदरकांड के नायक कौन है? हनुमान जी हैं। 7 कांड में कौन से हैं? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तराखंड। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो छायावादी कवि कौन है? मैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी किस युग के? छायावाद के हैं चारों। ये कॉम्प्रिहेंशन दे रखा, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसे पढ़ूंगी फिर टाइम आपका खराब होगा, ठीक है। इसके आंसर आपको बता देती हूँ। ये गद्यांश का इसमें शीर्षक पूछा था, तो ये तो मतलब ये इसमें दे रखा है गद्यांश। दूसरा भी कोई आ सकता है, तो इसका तो ये है कि आपका शीर्षक कोई सा भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आपके देखने के लिए है मुहावरे दे रखे हैं इसमें 2-3। तो इसमें ये तो 2-3 क्वेश्चन तो ये इसका जो गद्यांश का शीर्षक है नैतिकता और धर्म है। मानव का अस्तित्व कैसा है? तो वो क्षणिक है। वाकई में क्षणिक ही है। यहाँ मानव पृथ्वी पर आता है केवल अपना एक किरदार निभाने के लिए। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? अगर ये और भी जगह पूछ सकते हैं कि ऐश्वर्य का अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? वैभव है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन कम से कम 4 है, ये 4-5 दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन इसमें क्या है? 89 का क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। इनके सबके शीर्षक पूछे गए हैं, तो इसका शीर्षक क्या है? विज्ञान एक वरदान। ऑप्शन सी है इसमें। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है, तो इसमें कौन सा? ऑप्शन सी होगा। अब ये देखने लायक है जो और भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये है दिग दिगंतर का अर्थ है। तो दिग दिगंतर का अर्थ क्या है? अगर पूछने लगे कहीं और भी, तो वो क्या है? सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना, तो इसका अर्थ क्या होगा? अगर ये और भी एग्जाम में आ सकता है तो धरती से आकाश तक पताका फहराना क्या होता है? तो ये बहुत बड़ी सफलता मिलना। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। उपरयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो उपरयुक्त गद्यांश का इसमें शीर्षक कौन सा है? गरीबी है। और दिया बाती का समय लेना, ये इसमें है दिया बाती का समय होना, ठीक है। तो ये क्या है? दिया बाती का समय मतलब कौन सा होता है? संध्या होना। मुंह देखी करने का अर्थ है, तो मुंह देखी करने का क्या अर्थ है? इसमें है परिचय का लाभ देना। लल्लो चप्पो करना, तो लल्लो चप्पो करने का अर्थ क्या है? मन चाही मधुर बात। ये मुहावरे हैं, ये अलग भी पूछ सकते हैं आपसे जैसे ना, इसलिए। अब यह है उपरयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है इसमें से, तो ये गद्यांश दे रखा है, इसका शीर्षक बताना। तो इसमें है ये है इसका सीख। ऑप्शन बी सही होगा। सानिध्य का अर्थ क्या है? तो सानिध्य का अर्थ होगा निकटता का प्रेरक भाव, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर अलग से भी पूछने लगे ना, ये तो कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है इसमें। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है, तो गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय करना।
तो ऑप्शन ए सही होगा। इसमें धन्य होने का अर्थ है, तो धन्य होने का अर्थ क्या है? सौभाग्यशाली होना। कहते हैं मैं धन्य हो गया। इसमें उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा है इसमें भी, तो ये क्या है? दीपावली है इसका शीर्षक। और मन में फुलझड़ी चलना, तो ये इसका क्या हो गया? बहुत खुश होना। आसमान छूना, तो आसमान छूने का अर्थ क्या है? ये है सराहनीय सफलता। श्री राम को क्यों याद किया जाता है? तो श्री राम को क्यों याद किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। आगे देखते हैं, लगभग 4 या 5 थे कॉम्प्रिहेंशन। उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है, तो इसमें शीर्षक पूछा तो यह है, इसका शीर्षक होगा सहनशील रदिया। भोला होने का अर्थ है, भोला होने का अर्थ क्या है? सीधा होना। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें धीरज खो बैठने का अर्थ है, तो धीरज खो बैठने का अर्थ क्या है? तो इसमें है परेशान हो जाना। ऑप्शन सी सही है। आंसू पोंछने का अर्थ है, तो आंसू पोंछने का अर्थ क्या है? दर्द सहने का प्रयास करना। अब ये आगे से फिर क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखो, इसमें है चीप की दावत, ये किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। इसमें राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का है, आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, झूठा सच यशपाल का है, जिंद की नामा कृष्णा सोप्ती की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे देखते हैं, गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में कौन सी संधि है? तो गणेश में इसमें से बताना कौन सी संधि है। वैसे तो स्वर संधि है, गणेश में स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? गुण संधि है। गणेश में गुण संधि है, क्योंकि इसकी अगर संधि करेंगे क्या होगी? गण धन ईस। ठीक है, तो आ ई मिल के क्या होगा? ए। तो गुण संधि में कौन सा होता है? ए, मतलब ए और ओ गुण संधि के होते हैं ये दो। पराधीन का संधि विच्छेद है, तो पराधीन का संधि विच्छेद क्या है? वो है परधन आधीन। तो ये ऑप्शन ये सी सही होगा। इसमें बहुत बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है और में भी रिपीट हुई है संधि है। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है ये वाली। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। जहाँ विशेषण विशेष से उपमेय उपमान हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो सिटीजन का बेसिक शब्द है नागरिक है। ठीक है, इस लेवल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका है परिभाषिक शब्द वर्ण। ऑप्शन ए सही होगा। सॉरी दोस्तों, अक्षर। ठीक है, समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन अभी तक रहता था 4 है 3 है, अब एग्जाम में भी पूछ लिया कि समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो ये है विशेषण। विशेषण, और विशेषण कौन से होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता आने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। खाक छानने का अर्थ है, तो खाक छानने का अर्थ क्या है? दर दर भटकना। मुहावरे बहुत सारे आए हैं इसमें। ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ है, तो ऊँट के मुंह में जीरे का अर्थ है क्या है? ऊँट के मुंह में बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। रिक्त वाक्यों की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है, तो वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए कब निकलता है? खरीदारी सदा ये नहीं रहेगा, तो संध्याकालीन। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। वाक्य के प्रारंभ में जैसा और मध्य में वैसा का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो जैसा पैसा करने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? वो होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें और भी सुन लो, जैसे जब तब। ठीक, जब तब जहाँ वहाँ, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, जिधर उधर,
ये सब मिश्र वाक्य के हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य में आते हैं जिधर उधर। और संयुक्त वाक्य में क्या आएंगे? और, किंतु, परंतु, एवं, अथवा, ये सब किसके हैं? ये है संयुक्त वाक्य के। आगे देखते हैं। मर गया हाय वह, शुद्ध वाक्य कीजिए। तो मर गया हाय वह शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें है हाय वह मर गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। और ये कैसा वाक्य है? विस्मय बोधक है। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक ही विस्मय बोधक है। आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। इसका शुद्ध क्या होगा? तो आज भी बता रहे हैं, दिन भी बता रहे हैं। आज रविवार तो है ही, तो दिन भी बताने की क्या ज़रूरत है? आज रविवार है, तो ऑप्शन सी सही होगा। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। वह घायल शेर की तरह दौड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो वह घायल शेर की तरह दौड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो इसमें है क्रिया विशेषण पदबंध। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता, तो मुझसे भागा नहीं जाता व्याकरण अच्छा आया है इसमें। मुझसे भागा, जिसका व्याकरण अच्छा आएगा, साहित्य तो कम था लेकिन व्याकरण बहुत आया है इसमें। मुझसे भागा नहीं जाता, तो नहीं जिसमें आ गया तो वो क्या हो गया? भाववाच्य होते हैं, ठीक है। जिसमें कर्म एक नहीं आएगा तो एक कॉमन सी बात मैंने आपको बता दी थी कि उसमें भाववाच्य हो गया। आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है, तो आज्ञार्थक वाक्य अर्थ के आधार पर वर्गीकृत नाम है, तो किसके? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। आज्ञार्थक भी उसी का एक भाग है। संरचना आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? संरचना या रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? कंप्यूटर है इसमें, ऑप्शन सी सही होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है? इसमें अर्थी व्यंजना है। और अर्थी व्यंजना में भी ये इसमें ये पंक्तियाँ पूछी जाएँ तो ये है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं और यशोधरा से ली गई पंक्तियाँ। ये तो अभी परसों शायद प्रैक्टिस सेट कराती थी, उसमें भी विस्तार से बताया था। अलंकार शब्द में, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? अलंकार शब्द के अलंकार का क्या अर्थ है? तो वो है श्रृंगार। तो ये अलंकार का संधि विच्छेद पूछा था एक बार, तो अलम धन कार, ठीक है। और अलंकार में उपसर्ग पूछा था, तो अलंकार में उपसर्ग कौन सा है? अलम उपसर्ग है। पीपर पास सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो पीपर पास सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो उपमेय कौन सा? उपमेय का मतलब होता है सजीव, जैसे एक मानव के अंग मान लो, ठीक है, तो वो तो उपमेय होते हैं। तो इसमें मन है, तो मन की तुलना किससे की जाती है? उपमान होते हैं जिससे तुलना की जाती है। अब ये उपमा अलंकार के भेद हैं। तो उपमा अलंकार के अगर पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, अंग कितने होते हैं, तो उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। उपमेय, उपमान ये पूछे गए हैं इसलिए बता रही हूँ। उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक, ठीक है। इस तरह से ये 4 होते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वले होए। तो ये पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास अलंकार है, विरोध न होने पर भी विरोध है। और ये पंक्तियां हैं बिहारी जी की और श्री कृष्ण जी की आराधना के लिए है ये, ठीक है, बिहारी जी की। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संभावना होता है। मनु मानो, जनु जानो, ठीक है। ये किसके वाचक शब्द हैं? ये है सब उत्प्रेक्षा अलंकार के। सोच रही हूँ एक वीडियो मतलब अलंकार की बनाऊंगी, जो लास्ट ईयर आए हुए मतलब एग्जाम्पल है उसमें अलंकार के, और उससे थोड़ा विस्तार से समझा भी दूंगी और उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरो सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इसमें रूपक अलंकार है और राम जी का वर्णन है जब वो सिंहासन पर बैठे हैं। अति कटु वचन कहती के कई मन मानहु लोन भरे, सॉरी दोस्तों, जरे पर देई। इनमें कौन सा अलंकार है? मनु मानो जनो जनो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मोम सा तन घुल चुका, सासी से किसका उपमा अलंकार। ठीक, इतना सही देख के आप पहचान करके इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। थोड़े कोड वर्ड कुछ चीज़ें भी अच्छे से अपना याद करनी पड़ती हैं। दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। दोहे के प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 13-11 होती हैं। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। अस कई फिर चितहि तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें चौपाई छंद है। और छंद में सबसे बड़ी बात क्या होती, आपको अगर मात्रा लगानी आती है तो बहुत आसानी से छंद पहचान लेते हैं। अब इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, इस तरह से हो गई। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, इस तरह से ये मात्रा लग जाएंगी तो आसानी से आप पहचान लोगे कौन सा वो। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 13 पर यति होती हैं? तो 11 13 पर यति होती है किसमें? ये है रोला छंद। और 24 मात्राएं अभी मैं कल जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें बताया था कि सम्मात्रिक छंद है 4 गीत हरि के, इस तरह से, ठीक है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 होती हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? 2 हैं, ह्रस्व और दीर्घ, या लघु और गुरु। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 3, प्रसाद, ओज और माधुर्य। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। इनमें कौन सा काव्य गुण है? अब ये वीर रस की कविता है तो वीर रस में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है वीर रस में। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति हैं और ये उससे ली गई हैं पंचवटी से, ठीक है, पंचवटी से ली गई पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की। उसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। इसमें अनुप्रास अलंकार है इसलिए इसमें प्रसाद गुण है, अनुप्रास के कारण। रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए? अब रस निष्पत्ति के स्थायी भाव के रस में कितने होते हैं? पूरे 4 होते हैं। अब एक तो इन्होंने दे दिया स्थायी भाव। अब स्थायी भाव के अलग कितने हो गए? 3 हो गए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इस तरह से कितने हो गए? पूरे 4 हो गए। आगे देखते हैं। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने रस, मतलब कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो मतलब संस्कृत में तो 9 रस थे और हिंदी में आए तो कितने रस और जुड़ गए? तो इसमें 2 रस और जुड़े हैं। कौन कौन से? एक भक्ति और वात्सल्य रस 2 जुड़े हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। और शांत रस किसने दिया था? उद्भट ने दिया था। बाल्दी, विशाल, विकराल, ज्वाल, जाल, मानो, लंक, लिलीबे को काल रसना पसारी है, कैदो व्योम भीथिका भरे है भूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरबारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दुख पियत दूध पियत, भई यह आजहू है छोटी। अब ये किसकी पंक्तियां हैं? ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। और सूरदास किस रस के सम्राट हैं? वात्सल्य रस के सम्राट है सूरदास जी। तो ये पंक्ति में कौन सा है? वात्सल्य रस है, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब ये है वो सामान्य में जो आपके क्वेश्चन आए थे, जो सामान्य है उसमें, ये तो मतलब भाषा के थे, जो भाषा में 70 क्वेश्चन से आ गए थे, और ये जो आपके भाषा के क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो है तो अपनी हिंदी के ही, क्योंकि आगे टकराएंगे तो काम तो आएंगे ये भी अपने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो इसमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो वो है भाव विहाल। भाषा की उपर्युक्त परिभाषा है, तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो भाषा की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर कौन सा है? आ। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो वो है 8 भागों में। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अल्प प्राण कौन से होते हैं? महाप्राण, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथे को छोड़ के महाप्राण को जो बचे सब क्या है? अल्प प्राण है। तो इसमें से अल्प प्राण कौन सा है? चा। घोष ध्वनि कौन सी है? तो घोष ध्वनि पहला और दूसरा घोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन से हो गए? ये सघोष या घोष हो गए। तो इसमें उपर्युक्त में एक से अधिक हो गए, ऑप्शन डी होगा इसमें। स्पर्शी व्यंजन है, तो स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं इसमें से? उपर्युक्त में से एक से अधिक। अग्री शब्द का विशेषण है, तो अग्री शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण होगा अग्री शब्द का अग्रे, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। प्रकंपी व्यंजन है, तो प्रकंपी व्यंजन कौन सा है? तो इसमें रा प्रकंपी व्यंजन है। मैंने बड़माला क्यों डाली थी? इसीलिए डाली थी बड़माला की सभी एग्जामों में बड़माला से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि छोटी छोटी ये चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ा तो होगा, लेकिन लास्ट टाइम में जाते समय रास्ते में भी है, कहीं भी आप सुनेंगे या कहीं भी लेट के बैठ के तो भी कुछ समझ में आ जाएगा। अर्धस्वर कौन से हैं? या और बा अर्धस्वर है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। चा वर्ग का व्यंजन है, तो चा वर्ग का व्यंजन कौन से हैं इसमें? तो चा, छा, जा, झा, तो ये चा वर्ग के व्यंजन है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में एक से अधिक। केकी, विहंग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? तो पक्षी के पर्याय का कौन सा है? खा और गा, तो ऑप्शन इसमें खा और गा होगा। तो खा और गा, खग माने पक्षी, विहंग माने पक्षी। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो विलोम शब्द का कौन सा शब्द सही है इसमें से बताना है। तो इसमें से का पुरुष ये भी गलत है, कुछ निंदा ये भी गलत है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो वाक्य का भेद नहीं है? तो वो है उपवाक्य, सरल, संयुक्त, ठीक है, ये मिश्र वाक्य, ये तो है, कौन सा नहीं है? वो है उपवाक्य। आगे देखते हैं। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को उनार्थक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? उनार्थक शब्द। इसे अच्छे से देख लेना, दोबारा भी रिपीट हो सकता है ये शब्द। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो होगा अनाहूत। संज्ञा की माप तोल का बोध करने वाले विशेषण होते हैं, तो माप तोल किस में होती है? मतलब जिन्हें गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल, तो वो है परिमाणवाचक। आगे देखते हैं। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो रचना के आधार पर जल शब्द कैसा है? रूढ़ शब्द है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ तो हो गए जिन्हें मतलब खंड नहीं किया जा सकते, यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बनाते हैं, और योग रूढ़ में क्या आ जाते हैं? जितने आपके बहुब्री के उदाहरण होंगे योग रूढ़ में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो मात्रिक छंद इनमें से कौन सा है?
तो इसमें उपयुक्त में एक से अधिक है, क्योंकि दो है, सोरठा है, दोनों है, तो एक से अधिक, तो ऑप्शन इसमें ये सही होगा। ठीक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। ठीक है। आज के क्वेश्चन आपके जो एग्जाम पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा ये एक पेपर आपको डाल दूँ, आगे एग्जाम आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपका। एक आध बार ज़रूर देख लेना इसे अच्छे से। ठीक है। बाकी अपना प्रैक्टिस सेट अपने करते रहो। एक पेपर 16 है, पीजीटी का पेपर 16 तारीख को है ये हमारा इसका, और उसका 23 तारीख को है जो टीजीटी का पेपर है। ठीक है। और उनके एडमिट कार्ड भी आ चुके, मतलब सेंटर तो उन्होंने दे दिए, एडमिट कार्ड नहीं आए कि सेंटर किसके कहाँ पड़ेगा, उसे देख लेना अपना। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और लगातार आप प्रैक्टिस और अभ्यास करते रहो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।